हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है कि हिंदी व्याकरण की जब जब जिस सिलेबस में चर्चा होती है वहाँ पर देवनागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। देवनागरी लिपि, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। भारत की प्राचीन लिपियों की जब चर्चा की जाती है तो उनमें सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, इन लिपियों का नाम प्राचीन लिपियों में लिया जाता है। इनमें से हम बात करें तो खरोष्टी जो लिपि होती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी 5वीं सदी में गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई थी। यहाँ से इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है और ये पूछा जाता है हर एग्जाम में कि ब्राह्मी जो लिपि है, भारत की जो उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि है, उसमें चौथी 5वीं सदी में किस लिपि का विकास हुआ था? तो गुप्त लिपि का। और इस गुप्त लिपि से 6ठी सदी में बात की जाती है, 6ठी सदी की, तो यहाँ से कुटिल लिपि विकसित हुई थी। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ था, जिसे प्राचीन नागरी के नाम से जाना जाता है। ये क्रम है ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी 5वीं सदी में गुप्त लिपि, फिर गुप्त लिपि से 6ठी सदी में क्या निकली? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से 9वीं सदी में नागरी लिपि का विकास होता है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, यानी ये नागरी लिपि जो विकसित होती है यह ब्राह्मी लिपि की ही देन है। हिंदी जिस लिपि में लिखी गई है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है और ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी के अलावा मराठी और नेपाली भाषाओं को लिखने में भी किया जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित वित्सार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ है। ये नागरी लिपि के संबंध में माना जाता है। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी नाम दिया गया। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। ये देवनागरी लिपि के संबंध में कथन है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य युग की एक शैली का नाम नागर होने के कारण नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बार बार पूछा जाता है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किस शिलालेख में किया? तो राजा जयभट्ट नाम के राजा थे जिन्होंने गुजरात के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। और बात करते हैं हम देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ और किस लिपि से हुआ? तो कुटिल लिपि से हुआ। और कुटिल लिपि का दूसरा नाम क्या है? कुटिल लिपि का दूसरा नाम है सिद्ध मातृका लिपि। कुटिल लिपि को कहा जाता है। देवनागरी लिपि का समुचित विकास 8वीं सदी के आसपास हो गया था। गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की यह लिपि मानी जाती है। कौन सी? देवनागरी लिपि। ये इसके संबंध में कथन है। देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन किन किन चरणों से होकर गुजरे हैं? सर्वप्रथम बंबई राज्य के महादेव गोविंद रानडे ने लिपि सुधार समिति गठित की थी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपो की छपाई करके 190 टाइपो का एक फ़ॉन्ट तैयार किया था, जिसे तिलक फ़ॉन्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे बनाकर के देवनागरी लिपि का सुधार इन्होंने आरंभ कर दिया था। काका कालेलकर ने ए की बारखड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की संख्या कम कर दी थी। तो सर्वप्रथम बारखड़ी की जो चर्चा की थी वो काका कालेलकर ने की थी। इनके द्वारा जो बारखड़ी का विचार दिया गया था वो इस प्रकार से था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए और इन्हें इस प्रकार से लिखा जाए। दोस्तों, यहाँ इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है और हमें इस चीज़ को रट लेना है कि पंचम वर्ण का जो प्रयोग है इसका सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। और ये पंचम वर्ण क्या होते हैं, हम इनकी पीछे वर्ण विचार की जो वीडियो हमने बनाई है उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। और एक बार हम यहाँ पर और देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमने एक वर्ड और लिखा है गंगा। अब यहाँ पर
अनुस्वार के रूप में ग के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन जब इसका विस्तारित रूप किया जाता है तो इसका विस्तारित रूप यह होता है गंगा, यानी क वर्ग। यहाँ पर अनुस्वार की विशेषता होती है, अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन किस वर्ग का होता है, अनुस्वार उसी वर्ग का होता है। यहाँ पर हम बात करें यानी गा यहाँ पर है और गा के पहले अनुस्वार है, तो यहाँ पर ये इस वर्ग का अनुनासिक ध्वनि क्या है वो यहाँ पर अनुस्वार होगा। इसी प्रकार यहाँ पर बात की गई, हम करते हैं चंबल। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मैं किस कारण से आया, यहाँ पर बै के कारण मैं आया है, यह अनुस्वार का प्रयोग होता है। और हम इसके विस्तारित रूप की चर्चा हम कि पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया था। श्री निवास जी ने सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं और उनके स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर काम चलाया जाए। ये श्री निवास जी ने सुझाव दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार समिति की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने, छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने तथा प्र को प और र, यहाँ पर इसे हलंत करना है हमें दोस्तों, प और र और स्र को श और र लिखने का सुझाव दिया। यह इस समिति में दिया गया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव भी दिया। किन्होंने? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। सन 1935 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए। यह इस बैठक में सुझाव दिया गया था। देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की ओ ध्वनि को अंगीकार कर लिया तथा फारसी जो ध्वनियाँ हैं जिनके नीचे नुक्ता का जो चिन्ह लगा होता है, यानी बिंदु टिमकी जिसको बोलते हैं हम, ये लगी होती है, इसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ये ध्वनियाँ क, ख, ग, ज, भ ध्वनियाँ भी यहाँ आ गई। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति गठित की। इसके सुझाव निम्न थे। ए की बारखड़ी भ्रामक है, मात्राएं यथास्थान रहें किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुस्वार एवं पंचवर्ण के स्थान पर सर्वत्र यह अनुस्वार का चिन्ह ही लगाया जाए। द्विविधि लिखे जाने वाले अक्षरों में से निम्न को स्वीकार किया जाए, जिनमें ए, झ, ध, भ, ल, यानी हम झ को कई बार इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन यह हमारी जो मानक ध्वनियाँ हैं उनके अनुसार यह गलत है। हम झ को हमें इसी प्रकार ही लिखना है। संयुक्त वर्णों में क्ष, त्र्य, ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया गया। ये सब सुधार है, सुझाव है इस समिति में लिए गए। दोस्तों, आपको वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे दोस्तों को वीडियो पसंद आ रही है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। इस लिपि की सर्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकता का कारण है कि इसके में जो वर्ण विभाजन है वह सुस्पष्ट है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण माने गए हैं और वो 52 वर्ण किस प्रकार से हैं ये दोस्तों आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, आपको बार बार देखना नहीं पड़े। बार बार इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसी स्लाइड से हर एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है। इनमें स्वर ध्वनियों की हम बात करें तो 11 स्वर ध्वनियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर ध्वनियाँ होती हैं। बात करें इनकी मात्राओं की तो 10 इनकी मात्राएं होती हैं, क्योंकि 11 स्वर हैं तो मात्राएं कितनी होंगी? 10 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये ए होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राएं कितनी होंगी? 10 होंगी। अनुस्वार के रूप में इनके बाद में अंग जो आता है वो अनुस्वार में होता है। अह जो आता है वो क्या बन जाता है? विसर्ग बन जाता है। अब व्यंजनों की चर्चा करें तो 5 वर्ग होते हैं। वर्ण विचार में हम खूब पढ़ चुके हैं। कंठ्य में क वर्ग आता है, ये 5 वर्ण। तालव्य में च वर्ग आता है, 5 वर्ण। मूर्धन्य के ट,
5 वर्ण, दंत्य तय वर्ग के 5 वर्ण और ओष्ठ्य के प वर्ग के 5 वर्ण यानी 25 ये कुल व्यंजन इन 5 वर्गों के होते हैं, जिनका अलग अलग उच्चारण स्थान है, स्वर तंत्र है। इसके आगे वाले जो व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें य र ल व इनकी संख्या 4 होती है। इसके आगे वाले जो व्यंजन होते हैं वो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें श श श है होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें क्ष त्र ज्ञ श्र जिनकी संख्या 4 होती है। और ये इन्हें संयुक्त व्यंजन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक ध्वनियों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनमें संयुक्त व्यंजन यानी व्यंजनों का मेल इसमें होता है, ध्वनियों का मेल इसमें होता है। द्विगुण व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं तो ये 2 होते हैं, ड और ढ। इस प्रकार कुल मिलाकर ध्वनियां होती हैं 52 वर्णों को इसमें देवनागरी लिपि में शामिल किया जाता है। यह इस लिपि की सर्व प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि भी है, क्योंकि हम जिस प्रकार का बोलते हैं उसे उस प्रकार का हम लिखते भी हैं। अगर हम क बोलते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, ख बोलते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, ग बोलते हैं इस प्रकार लिखते हैं, यानी ध्वनि का अलग अलग अक्षर है। यह इसकी वैज्ञानिकता को स्पष्ट करता है। समग्रता, देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। रोमन लिपि में ण एवं न दोनों के लिए एक ही वर्ण न है, जबकि देवनागरी लिपि में इनके लिए अलग अलग वर्ण और अलग अलग चिन्ह हैं, यानी अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह देवनागरी लिपि में हैं। उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता, जिस प्रकार का उच्चारण करेंगे वैसी लिपि हम लिखेंगे। क बोलेंगे तो क ही लिखेंगे, ए बोलेंगे तो ए ही लिखेंगे। यह इसकी एक रूपता को प्रदर्शित करता है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो बोला जाता है वही इसमें लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चारित अक्षर कोई नहीं है, किंतु रोमन लिपि में हमें अनुच्चारित अक्षर यानी साइलेंट वर्ण देखने को मिल जाते हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ पर वर्ड लेंगे नाइफ, नाइफ में यहाँ पर के, इस वर्ड में के साइलेंट है और इसको क्या बोला जाएगा, नाइफ बोला जाएगा। इसी प्रकार से साइकोलॉजी वर्ड इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन पी यहाँ पर साइलेंट होता है और बोला क्या जाता है, साइकोलॉजी, जबकि ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं है। नियतता, देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, फिक्स कर रखा है कि ये चिन्ह इस ध्वनि के लिए काम में लिया जाएगा, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के लिए कई विकल्प हो सकते हैं, इसलिए वहाँ वर्तनी की जो गलतियां हैं वो निश्चित हैं। देवनागरी लिपि में क ध्वनि को लिखने के लिए एक ही वर्ण है और हमें वो इस प्रकार से लिखना है, जबकि रोमन लिपि में यह कई तरीके से लिखी जाती है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, क के लिए सी भी होता है और क के लिए के भी होता है, यानी क के लिए अगर हम वर्ड बोलेंगे कैट तो यहाँ पर क के लिए सी आया है, किंग में क के लिए के आया है, तो यानी यहाँ पर नियतता नहीं है, जबकि देवनागरी लिपि में यह देखने को हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है निश्चितता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण है, उसे किस प्रकार से वर्ण को बोलना है यह देवनागरी लिपि में निश्चित है। यह उच्चारण सदैव एक सा रहता है, बदलता नहीं है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होता है तो उसका उच्चारण भी अलग अलग ही होता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल में देखिए आप, बट, बट में आप यू को क्या बोला हमने, ए बोला। इसी प्रकार से पी यू टी, इसमें बोलेंगे हम पुट, यानी यू को क्या बोला हमने, ऊ बोला। तो यानी इसका जो उच्चारण है, वर्ण का जो उच्चारण है वो बदल जाता है, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है। स्पष्टता, वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता न हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने के बाद में वो हमें पता नहीं चलता है कि हमने कौन सा वर्ड लिखा है। जिस प्रकार से हम लिखते हैं सी, और कई बार हम इसे जल्दबाजी में ई भी लिख बैठते हैं। हम ए को एम को लिखते हैं तो हम एम इस प्रकार से लिख बैठते हैं, एन को लिख बैठते हैं, आई को लिखते हैं तो वन लिख बैठते हैं। तो ये सब हमें देवनागरी लिपि में देखने को नहीं मिलता है। कम खर्चीली है, मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखिए कि स्कूल वर्ड हमने लिखा तो यह कम जगह को घेरेगा, लेकिन अगर हमने रोमन लिपि में स्कूल लिखते हैं तो यह कितनी जगह को घेरता है। यह इसलिए देवनागरी लिपि की यह विशेषता भी है कि यह कम स्थान को घेरती है।
दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आप हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाएं, हमें मोटिवेशन मिल जाए।